Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर परीक्षित सिरोही है। मैं वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक विधि संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय आपके समक्ष स्वयं प्रभा चैनल नंबर 26 पर प्रतिस्पर्धा कानून के इस कोर्स में व्याख्यान नंबर 4 लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूं। आज हम विभिन्न प्रकार के एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, विभिन्न प्रकार के प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों के बारे में जानकारी लेंगे। मित्रों, ये हमारी विषय वस्तु है जो हम आज डिस्कस करेंगे अगले लगभग 1 घंटे के समय में। स्वयं प्रभा चैनल पे आपको विभिन्न विषयों पर समय समय पे जानकारी कारक विषय वस्तु के बारे में जानकारी दी जाती है। आज हम जो है ये एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स जो सेक्शन 3 है हमारे कॉम्पिटिशन एक्ट का, उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। कॉम्पिटिशन एक्ट में जैसा कि आपको ज्ञात है, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 और सेक्शन 6 सबसे अहम हो जाते हैं। सेक्शन 3 एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स की बात करता है। सेक्शन 4 अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन यानी कि प्रभुत्व के दुरुपयोग की बात करता है। सेक्शन 5 रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस की बात करता है। इसमें मर्जर, एक्विजिशन और अमेलगमेशन तीनों ही सम्मिलित हैं। और सेक्शन 6 इन कॉम्बिनेशंस को किस तरह से रेगुलेट करना है उसकी बात करता है। सो सेक्शन 3, 4, 5, 6 आपके सबसे अहम हो जाते हैं। इसी कड़ी में जो सेक्शन 3 है उसकी अगर हम बात करें, जो सेक्शन 3 है उसकी बात करें, सो धारा 3 जो प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों का हम अवलोकन करने वाले हैं। किस तरह के प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यानी कि जो क्षैतिज समझौते होते हैं, जो कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्शन की सेम लाइन पर हैं। मान लीजिए एक सीमेंट का उत्पादक है और दूसरा सीमेंट का उत्पादक है, एक टायर का उत्पादक है और दूसरा टायर का उत्पादक है। ये किस तरह से सम्मिलित आचरण करते हैं, कार्टेल फॉर्मेशन करते हैं, ये बात करेंगे हम। इसको और अधिक पढ़ने में सीमेंट कार्टेल का केस पढ़ेंगे, व्यापार संघों के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो है हम वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर समझौतों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो क्या विशेष व्यवस्था की गई है सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 में, उसकी परिचर्चा करेंगे। टाई इन अरेंजमेंट्स जो बात करेंगे। आपने कभी सुना होगा कि आपको एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट दिया जाता है, आपके पास कोई चॉइस नहीं होती है, आपको उनको लेना होता है। इसको हम बोलचाल की भाषा में बंडलिंग कहते हैं, बट कानून की भाषा में इसको टाई इन कहते हैं। मसलन आप कंप्यूटर खरीद रहे हैं, कंप्यूटर के साथ में एंटीवायरस टाई इन होता है। मान लीजिए कंप्यूटर की कीमत है 10,000 रुपये, मसलन उदाहरण के लिए, और एंटीवायरस की कीमत है 100 रुपये। तो आपको ये दोनों अलग अलग कीमतों पे नहीं मिलेगा, आपको ये टोटल 10,100 रुपये देकर मिलेगा। तो इसमें क्या हो गया, जो कंप्यूटर है उसकी आपको आवश्यकता है तो आपके पास 100 रुपये का एंटीवायरस, जो शायद बहुत अच्छा एंटीवायरस ना हो, आपको वो भी लेना पड़ेगा मजबूरी में। आपको अगर एक सैंडविच खरीदना है, मूवी देखने गए, सैंडविच खरीदना है, 600 रुपये का सैंडविच दिया गया, उसके साथ में 100 रुपये की आपको कोल्ड ड्रिंक भी लेनी पड़ेगी। ये टोटल आपको जो है 700 रुपये देने पड़ेंगे। आपका अगर मन केवल कोल्ड ड्रिंक लेने का है या केवल सैंडविच लेने का है तो ऐसा ऑप्शन आपके पास नहीं है। हाँ, यदि ऐसा ये भी मिल रहा है 600 का, ये भी मिल रहा है 100 का, ये मिला के 700 का, ये मिला के 650 का दिया जा रहा है 700 की जगह, ये भी अगर ये विकल्प दिए जा रहे हैं तो ये ठीक है। लेकिन अगर विकल्प नहीं दिए जा रहे हैं इनको अलग अलग खरीदने का, तो ये टाई इन अरेंजमेंट हो जाता है, ये निषेध है, ये मना है। जब जो प्रोड्यूसर अलग अलग लेवल पे हैं, एक आदमी कोल्ड ड्रिंक बना रहा है, एक आदमी सैंडविच बना रहा है, एक आदमी कंप्यूटर बना रहा है, वही आदमी एंटीवायरस बना रहा है, तो ऐसी चीज़ों के लिए बात करेंगे। डी मिनिमस का जो रूल है, मिनिमम जो टाई इन अरेंजमेंट्स के लिए या एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स के लिए जो मिनिमम आपका जो मार्केट में शेयर होना चाहिए, क्या वो होना चाहिए। यूरोपियन यूनियन में ये 30% रखा गया है, माफ़ कीजिएगा, ये 30% रखा गया है यूरोपियन यूनियन में।
यदि आप बात कर रहे हैं कि कोई किसी ने एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर किया है तो क्या उसका मार्केट में शेयर 30% है? अगर 30% से कम है तो वो एक फ्रिंज प्लेयर है, वो एक मामूली खिलाड़ी है और उसका जो है एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर नहीं माना जा सकता। भारतवर्ष के कानून में ये कहीं उल्लेखित नहीं है कि 30%, पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने माना है इसको डी मिनिमिस का इंडिया में भी एप्लीकेशन है। तो थोड़ी सी हम इसके बारे में डी मिनिमिस के रूल के बारे में भी बात करेंगे। डी मिनिमिस का मतलब है द मिनिमम, सबसे न्यूनतम। फिर अधिनियम की जो धारा 3 के तहत जो मूल्यांकन के सिद्धांत है, जो असेसमेंट का सिद्धांत है कि कब एंटी कॉम्पिटिटिव आचरण आपका हो गया, एक आप टर्म पढ़ने वाले हैं बार बार, तो मैं आपको अभी से इसके बारे में बता दूं। अप्रिशिएबल एडवर्स इम्पैक्ट ऑन कंपटीशन, अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। छोटा मोटा अगर आपने प्रतिस्पर्धा पे प्रभाव पड़ता है आपके आचरण के द्वारा तो उसको हम उल्लेख में, संज्ञान में नहीं लेंगे। हम तभी लेंगे अगर अप्रिशिएबल है, कुछ मेजर है, कुछ सीरियस है, तभी उसको हम संज्ञान में लेंगे। अगर वो केवल मामूली है, अप्रिशिएबल नहीं है, तो उसको संज्ञान में लेने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। ये बार बार आएगा, इसलिए मैंने आपको प्रथम अपॉर्चुनिटी पे ही बता दिया। फिर मित्रों, आपने पहले हमारे लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 2 में प्रासंगिक बाजार के बारे में देखा। जब भी कोई इशू आता है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन का, जब भी कोई इशू आता है रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन का, जब भी कोई इशू आता है जो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस का, पहला सवाल है कि प्रासंगिक बाजार क्या है। प्रासंगिक बाजार को डिफाइन करने के लिए हम या तो प्रासंगिक प्रोडक्ट मार्केट यानी कि प्रासंगिक उत्पाद बाजार की बात करते हैं, या प्रासंगिक ज्योग्राफिकल मार्केट यानी कि प्रासंगिक भौगोलिक बाजार की बात करते हैं, या दोनों को मिला के। मैंने आपको पूर्व के लेक्चर में जो इसका उदाहरण दिया था कि अगर हम जूतों की बात कर रहे हैं तो हम जो है प्रासंगिक बाजार को कैसे डिफाइन करेंगे? कानपुर में बनने वाले चमड़े के जूते। तो रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट जो है, प्रासंगिक उत्पाद बाजार जो है, वो हो गया चमड़े के जूते, और जो है भौगोलिक प्रासंगिक बाजार हो गया कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत। सो कानपुर में बनने वाले जो चमड़े के जूते हैं वो आपका प्रासंगिक बाजार हो गया, रेलिवेंट मार्केट हो गया। तो रेलिवेंट मार्केट का निर्धारण हम कुछ केस लेके इसकी बात करेंगे, कुछ वाद लेके। उद्यम की जो परिभाषा है इसको व्यापक बनाया गया है। जो हमारा कंपटीशन आयोग है, प्रतिस्पर्धा आयोग है, इन्होंने कुछ वाद का सहारा लेके आपको समझाएंगे कि जो उद्यम की परिभाषा है, जहाँ तक कि भारतीय रेल, इंडियन रेलवेज को इन्होंने उद्यम इंटरप्राइज की परिभाषा में सम्मिलित किया है। कहा गया कि भारतीय रेल जो है वो सॉवरेन यानी कि संप्रभु फंक्शन एक्सरसाइज कर रही है। रेलगाड़ी चलाना भारतवर्ष में और किसी को अलाउड नहीं है, केवल सरकार को अलाउड है। तो मित्रों, कंपटीशन कमीशन ने कहा नहीं, ये संप्रभु एक्टिविटी नहीं है, सॉवरेन एक्टिविटी नहीं है, ये एक व्यावसायिक गतिविधि है, ये एक ट्रांसपोर्ट की गतिविधि है, और ट्रांसपोर्ट जो है एंटरप्राइज की डेफिनेशन में सम्मिलित है। तो इसलिए इंडियन रेलवेज एक एंटरप्राइज की डेफिनेशन में सम्मिलित है। तो इंडियन रेलवेज का यदि आचरण ऐसा है जो एंटी कॉम्पिटिटिव है तो वो सेक्शन 3 की परिधि में आएगा मित्रों। हम सेल और जिंदल वाले केस को लेके ये वाद के जरिए आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, जो दंड की जो बात है वो करेंगे कि 10% टर्नओवर के आधार पे दंड हो सकता है, जो 3 साल का प्रॉफिट है उसके आधार पे दंड हो सकता है, उसकी थोड़ी सी बात करेंगे। उदारता यानी लीनियंसी के जो प्रोविजंस हैं, क्या एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांसेस हैं, क्या मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस हैं, उनके बारे में थोड़ी बात करेंगे। किनके आधार पे दंड लगता है, कम हो सकता है। मित्रों, प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों के संबंध में जो सीसीआई के आदेश है, जो भी एंटी कॉम्पिटिटिव मेजर्स हैं उनके संबंध में सीसीआई ने जो आदेश दिए हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। फिर कुछ सेक्टोरल ओवरलैप सीसीआई का एरा के साथ, सीसीआई का ये एरा मतलब एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, सीसीआई का टीआरएआई के साथ दूरसंचार के क्षेत्र में या केबल टीवी के क्षेत्र में, सीसीआई का ये दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के साथ,
विद्युत नियामक आयोग के साथ, या सीसीआई का सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के साथ जो ओवरलैप सेक्टर्स को लेके हुआ है, क्या ये अप्रत्याशित था या कानून में इसकी परिकल्पना की गई थी? कानून में हम देखेंगे इसकी परिकल्पना की गई है, क्योंकि कानून में कहा गया है कि जो भी सीसीआई, ये जो भी इस एक्ट के अंतर्गत आएगा, उसको जो किसी और एक्ट के थ्रू, किसी और अधिनियम के थ्रू जो भी आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो ज्यों की त्यों रहेंगी। इसमें कोई घटोतरी बढ़ोतरी नहीं हुई है, ये कुछ अधिक आई हैं। जैसे आईटी एक्ट में कहा हुआ है कि बाकी जो भी आपके लॉज में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो ज्यों की त्यों रहेंगी, ये कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो हम देखेंगे कि जब कोई टेक्निकल एस्पेक्ट आ जाता है, जब कोई एक्सपर्टीज वाला एस्पेक्ट आ जाता है, तो सीसीआई ये मैटर जो है सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेटर को भेज देता है और उनकी राय से अपने आप को बांध लेता है। और जो कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा से संबंधित इशू होता है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हुआ हो, वो जो है सीसीआई अपने आप देख लेता है। तो ये हम थोड़ी सी बात करेंगे, कुछ वाद का सहारा लेके आपको समझाने की कोशिश करेंगे और फिर हम अपनी परिचर्चा को समाप्त करेंगे। तो ये विषय वस्तु है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय वस्तु है, बहुत ही टॉपिकल विषय वस्तु है। पिछले वाद में हमने आपको बताया था कि 3 दिन पहले आई हुई जो नया ड्राफ्ट मसौदा है वो हमने आपके साथ डिस्कस किया था डिजिटल कंपटीशन के बारे में। 12 तारीख को जो चीज़ आई थी वो हमने आपको 12 मार्च को जो चीज़ आई थी वो हमने आपको 15 मार्च को बताई थी। तो आज मित्रों 16 मार्च के दिन आपसे हम प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों से संबंधित प्रावधानों के बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा सा अवलोकन कर लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या हमारे प्रतिस्पर्धा कानून में एंटी कॉम्पिटिटिव मेजर्स, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के संबंध में क्या क्या उल्लेखित है। सर्वप्रथम धारा 3(1) में उत्पादन यानी प्रोडक्शन, आपूर्ति यानी सप्लाई, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, भंडारण यानी स्टोरेज, अधिग्रहण यानी एक्विजिशन, माल के नियंत्रण या सेवाओं के प्रावधान, कंट्रोल ऑफ गुड्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज के संबंध में उद्यमों या व्यक्तियों या संघों, एंटरप्राइजेस, पर्सन्स और एसोसिएशंस के बीच ऐसे समझौतों को प्रतिबंधित करती है जो भारत के भीतर प्रतिस्पर्धा पे अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट का कारण बनते हैं या बनने की संभावना है। तो ऐसे जो अग्रीमेंट्स हैं मित्रों, चाहे वो लिखित में हो, चाहे वो ओरल हो, चाहे वो मौखिक हो, जो उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, भंडारण, एक्विजिशन, ट्रेड इन गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज पर एक प्रतिकूल प्रभाव, एक सिग्निफिकेंट प्रतिकूल प्रभाव, जिसे हम AAEC कहते हैं, अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा पे अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट का कारण बनते हैं या ऐसा होने की संभावना है, ये सब समझौते शून्य हैं, वॉइड है। आपने अपने अनुबंध के कानून लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा, शून्य समझौते। मित्रों ये जो वाक्यांश है, ये जो फ्रेज है, दिस इज अ फ्रेज, अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। ये जो फ्रेज है, ये वाक्यांश है, ये पूरे के पूरे अधिनियम में कहीं भी परिभाषित नहीं है, पर हम बार बार इसका उल्लेख कर रहे हैं। अप्रिशिएबल क्या है मित्रों? अगर कल तापमान 19.8 डिग्री था और आज 20 डिग्री है, तो क्या यह बहुत बड़ा फर्क है? पर मित्रों अगर कल 20 डिग्री था और आज 23 डिग्री है, तो ये अप्रिशिएबल हो जाएगा। 3 डिग्री का फर्क जो है काफी बड़ा फर्क हो जाएगा और उसमें यह डिसाइड हो जाएगा कि आप पूरी बाजू की शर्ट पहनेंगे अन्यथा नहीं पहनेंगे, या आप स्वेटर पहनेंगे अन्यथा नहीं पहनेंगे। तो मित्रों 0.1 या 0.2 डिग्री का फर्क जो है वो अप्रिशिएबल नहीं है, पर 3 या 4 डिग्री का बिल्कुल अप्रिशिएबल है। तो हमें इस तरह से देखना है जिसे आप महसूस कर सकें अप्रिशिएबल की, क्योंकि कहीं कोई परिभाषा नहीं है, तो हमें देखना पड़ेगा वादों में कोर्ट ने, कमीशन ने क्या कहा हुआ है। तो उसमें कहते हैं ऐसी चीज जो आप नपती किए बिना, मेजरमेंट किए बिना महसूस कर सकते हैं। मैंने आपको इसीलिए तापमापी का प्रयोग किए बिना
अगर 19.8 और 20 के बीच में फ़र्क है, 19.8 और 20 के बीच में फ़र्क है, तो आपको थर्मोमीटर के माध्यम से ही वो पता चलेगा। किंतु यदि 20 और 23 के बीच में फ़र्क है तो वो आपको बिना तापमापी के, बिना थर्मोमीटर के पता चल जाएगा। तो ये ऐसे हैं जो बिना थर्मोमीटर के पता चल जाए, अप्रिशिएबल है। मित्रों, प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 19(3) में कुछ कारक हैं जो बताते हैं, ये निर्धारित करते हैं, इनको ध्यान में रखना चाहिए। और ये वो कारक हैं, 5-6 कारक हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए कि वो अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट पड़ता है या नहीं, प्रतिस्पर्धा पे अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन पड़ता है या नहीं, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है कि नहीं। पहला, जो नए प्रवेशक हैं, जो न्यू एंट्रेंट्स हैं, प्रवेशक मतलब एंट्रेंट, जो नए व्यक्ति एंट्री करना चाहते हैं। मान लीजिए आप कार का निर्माण करते हैं, कार निर्माता हैं, जैसे ह्युंडई और किया और मारुति। मान लीजिए इन तीनों ने एक करार कर दिया जिसकी वजह से कोई नया व्यक्ति कार के मार्केट में आ नहीं पा रहा है, तो ये एक चीज होगी जिससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा कंपटीशन पे। दूसरा, मौजूदा प्रतिस्पर्धियों को बाजार से बाहर करना। ये मैंने 3 कंपनियों के नाम गिनाए, मान लीजिए 2 कंपनियां हाथ मिला लें और तीसरे को बाहर करने का प्रयास करें, तो ये भी अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन हो जाएगा। तीसरा, प्रवेश में बाधा डालकर प्रतिस्पर्धा का पुरोबंध। प्रतिस्पर्धा शुरू ही नहीं हुई है, आप उसको आने ही नहीं दे रहे, मतलब बच्चे को पैदा होने से पहले ही मार दिया। आपने प्रवेश में इतनी बाधाएं डाली कि वो दूसरा व्यक्ति मार्केट में आने से पहले ही चला गया। आप कहेंगे सर ये ए और सी में क्या अंतर है? ए और सी में आप बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और सी में आपने बाधा जो है, ग में बाधा आपने इतनी अधिक उत्पन्न की कि दूसरा आदमी आ ही नहीं सकता। डिफरेंस डिग्री का है मित्रों। अब घ या डी, उपभोक्ताओं को लाभों का तो बेनिफिट हो रहा है बट बड़ी जल्दी ये चला जाने वाला है। माल के उत्पादन या वितरण या सेवाओं के प्रावधान में आपने सुधार कर दिया बट ये असामान्य है। वस्तुओं के उत्पादन या वितरण या सेवाओं के प्रावधान में तकनीकी, वैज्ञानिक, आर्थिक विकास को आपने बढ़ावा दे दिया। अब आप बोलेंगे ये और ये सुनने में तो ठीक लग रहे, बट ये अप्रिशिएबल एडवर्स इंपैक्ट क्यों हो रहा है? देखिए, अगर कोई टेक्निक मार्केट में आ गई, कोई आर्थिक नई चीज आ गई। अब आज की डेट में क्या कोई साइबर कैफे जाता है? नई तकनीक आ गई, 4G फोन आ गया, 3G फोन आ गया, सबकी जेब में साइबर कैफे। सो उससे साइबर कैफे का मार्केट तो खत्म हो गया ना मित्रों। अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन तो हुआ, किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया पर तकनीक ने कर दिया, तो उसकी वजह से भी मित्रों अप्रिशिएबल एडवर्स इंपैक्ट ऑन कंपटीशन होगा। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल समझौतों की। तो कुछ, सारे नहीं, कुछ जो क्षैतिज समझौते होते हैं उन पर रोक है। क्यों? क्योंकि वो अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट डालते हैं कंपटीशन के ऊपर। इसमें कार्टेल सम्मिलित हैं ना। कार्टेल एक खराब चीज है, आपको हमने पिछले लेक्चर में परिभाषित भी किया था कार्टेल क्या होता है। एक सांठगांठ, हमने आपको एग्जाम्पल दिया था ओपेक, एक कार्टेल है। पेट्रोलियम का निर्यात करने वाले देशों का कार्टेल है। ये डिसाइड करता है कि जब कीमत कम करनी है तो कैसे करनी है, सप्लाई बढ़ा देते हैं, और जब कीमतों बढ़ाना चाहते हैं मार्केट में तो वो सप्लाई को कम कर देते हैं। सो
कार्टेल जो है, अगर मिली भगत होगी सप्लायर्स की तो कार्टेल पैदा हो जाएगा। कार्टेल की जो अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन में कार्टेल अगर आ जाता है तो उसको साबित करना काफ़ी और ज़्यादा आसान हो जाता है। ऐसी धारणा रिबर्टेबल प्रिजम्पशन है, खंडन योग्य है, और इसको खारिज करने की जिम्मेदारी, खारिज करने का बोझ, बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर है जिस पर आरोप है कि उसने इस तरह के कोई अग्रीमेंट या इस तरह के किसी कार्टेल में, किस तरह के एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट में भाग लिया, प्रवेश किया। तो मित्रों, अगर कोई ये बता दे कि देखिए मैंने ऐसे एग्रीमेंट में भाग लिया बट उससे कुछ काउंटर बेनिफिट्स हो रहे हैं, प्रतिलाभ हो रहे हैं, तो इस तरह के अनुमान को डिसलॉज करने को कहा जा सकता है। कार्टेल के मामले में यह चुनौतीपूर्ण है। कार्टेल के केस में किसको क्या फायदा हो रहा है पब्लिक को, यह बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मित्रों, जो जॉइंट वेंचर है, जो संयुक्त उद्यम है, उनके माध्यम से किए गए हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स को एडवर्स इफेक्ट की श्रेणी में एक अपवाद माना जाता है, एक एक्सेप्शन माना जाता है। मित्रों, इस तरह के समझौतों का प्रतिस्पर्धा पे कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किस तरह के? जॉइंट वेंचर के। यदि आपूर्ति, वितरण, भंडारण, अधिग्रहण, माल के नियंत्रण, अगर वो एफिशिएंसी को इंप्रूव कर देता है, अगर किसी भी हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट से एफिशिएंसी बढ़ जाती है, दक्षता बढ़ जाती है किसी भी सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज के मामले में, तो वो एप्रिशिएबल एडवर्स इंपैक्ट की श्रेणी में नहीं आएगा। मित्रों, आपको एक बहुत फेमस केस के बारे में बताएं। बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। एमआरटीपी के जमाने में सीमेंट जो थी वो एक कंट्रोल्ड कमोडिटी थी। मित्रों, कितनी खरीद सकते हैं, कितनी बेच सकते हैं, किसको बेच सकते हैं, किस राज्य में कितनी बेच सकते हैं, किस राज्य की सीमा के बाहर कितनी ले जा सकते हैं, जहां प्रोडक्शन हो रहा है उससे कितनी दूर ले जाएंगे, ये सभी चीजें कंट्रोल थी। मित्रों, हर चीज के लिए लाइसेंस इशू होते थे। मित्रों, एमआरटीपी के खत्म होने के बाद अब सीमेंट एक कंट्रोल्ड कमोडिटी नहीं रही। बिल्डर्स की एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि 11 छोटे बड़े सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनी थी, एसीसी, गुजरात सीमेंट, सिद्धि सीमेंट, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, इनके जो है देश भर में जो सीमेंट के बोरों के दाम थे, सीमेंट जो है 100 किलो के बोरों में, 50 किलो के बोरों में बेचा जाता है, बोरों के दाम देश भर में अलग अलग कंपनियों के लगभग सिमिलर थे। अगर दिल्ली में भी राजमा उतने का ही मिलेगा और कानपुर में भी उतने का ही मिलेगा और बेंगलोर में भी उतने का ही मिलेगा और पंजाब में भी उतने का ही मिलेगा और त्रिपुरा में भी उतने का मिलेगा, तो क्या आपके कान खड़े होंगे? मित्रों, क्या आपको लगेगा कुछ गड़बड़ है? क्या दक्षिण भारत में राजमा खाया जाता है? क्या दक्षिण भारत में राजमा उगाया जाता है? राजमा की जगह आटे को ले लीजिए, गेहूं का आटा। क्या दक्षिण भारत में ये खाया जाता है? क्या दक्षिण भारत में ये उगाया जाता है? तो मित्रों, अगर पूरे देश में जहां जहां लागत में फर्क आएगा, पंजाब में, दिल्ली में राजमा उगाना बहुत सस्ता है, गेहूं उगाना सस्ता है, गेहूं पंजाब में उगाया जाता है, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में उगाया जाता है, दिल्ली तक लाना बहुत आसान है, माल की ढुलाई का खर्चा कम है। तो अगर हम लॉजिक से सोचें तो चाहे वो राजमा हो, चाहे गेहूं का आटा हो, चाहे गेहूं हो, वो दिल्ली में सस्ता होना चाहिए और बेंगलोर में महंगा।
पर अगर पूरे भारतवर्ष में लगभग सिमिलर है और अलग अलग कंपनियों का रेट भी लगभग उतना ही है, तो ये कान खड़े करने वाली बात है। और ऐसा ही यहाँ भी था। तो जो बिल्डर्स एसोसिएशन ने शिकायत की कि भारत की जो 11 छोटी बड़ी सीमेंट निर्माताएं हैं, इन्होंने कल्यूजन किया है। इन्होंने उत्पादन और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए, बनाए रखने के लिए मिली भगत की है और सीमेंट की कीमतों को उच्च स्तर पर बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करते हैं मित्रों। तो सीसीआई ने इसकी जांच की। सीसीआई में क्या जांच का मैकेनिज्म होता है, जब भी कोई शिकायत आती है तो उसको सबसे पहले डीजी, डायरेक्टर जनरल, इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसको सही पाए जाने पर जो कंपटीशन कमीशन होता है, जिसमें एक चेयरमैन और अत्यधिक 6 मेंबर हो सकते हैं, वो उसकी जांच करने, वो उस पर फैसला सुनाते हैं। वो देखते हैं क्या इस पर करना चाहिए। तो ऐसा पाया गया कि ये जो शिकायत में लिखा था ये सही है, ये कल्यूजन किया गया था। और ये क्यों पाया गया? सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की जो मीटिंग्स थी उसकी मिनट्स को देखा गया और ऐसा अंदाजा लगाया गया कि इन्होंने कार्टेल बना लिया और कार्टेल की जो परिभाषा है उसको संतुष्ट किया। मित्रों, सीसीआई ने पाया कि भारत के विभिन्न शहरों में सीमेंट की कीमत लगभग एक ही स्तर पर आर्टिफिशियल तरीके से मेंटेन की गई है, बरकरार रखी गई है। और भौगोलिक परिदृश्य के हिसाब से देखें तो लागत प्रोडक्शन की, उत्पाद की और परिवहन की, वो ऑब्वियसली स्वाभाविक रूप से अलग अलग होगी। कुछ छोटी कंपनियों के अधिकारियों ने माना, उनके बयानों के आधार पर सीसीआई ने पाया कि छोटी कंपनियां जो है बड़ी कंपनियों की देखा देखी अपनी प्राइसिंग रख रही हैं। इसको हम प्राइस सिग्नलिंग कहते हैं, मूल्य संकेतन कहते हैं। और ये एक प्रैक्टिस है जो परमिटेड नहीं है मित्रों कंपटीशन एक्ट में। सीसीआई ने सीमेंट निर्माताओं पर लगभग 6,300 करोड़ का जुर्माना लगाया। और वो कैसे? वो सीसीआई ने कहा कि आप ये काम कर रहे हैं 2009 से 2013-14 तक, और 2009 में ये कानून आया है, आप 2009 के पहले से ही कर रहे हैं। तो 2009 से 2013-14 तक जितना भी आपका मुनाफा है उसका आधा 50% आप पर दंड लगेगा इस कार्रवाई के लिए, क्योंकि आप सभी लोग कार्टेल में सम्मिलित हैं। कार्टेल के लिए अधिक दंड की प्रावधान है। मित्रों, कार्टेल की तो बात हो गई। अब ट्रेड एसोसिएशंस, सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, बीड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, क्रेडाई, ये सब क्या है? ये व्यापार संघ है, ये एक ट्रेड एसोसिएशन है। इनका काम है, नैस्कॉम सॉफ्टवेयर क्षेत्र में, CII, फिक्की, एसोचैम, ये सब लोग किसी क्षेत्र विशेष, जैसे क्रेडाई रियल एस्टेट के क्षेत्र में, COAI सेलुलर के क्षेत्र में, सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन सीमेंट के क्षेत्र में, बीड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन बीड़ी के क्षेत्र में, और एसोचैम, नैस्कॉम जो है सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, फिक्की और CII ये जनरल इंडस्ट्री के क्षेत्र में अपने अपने उद्योगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे शिक्षक संघ होता है, जैसे नॉन टीचिंग कर्मचारी संघ होता है, जैसे सफाई कर्मचारी संघ होता है। ये अपने अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ग्रुप बना लेते हैं। तो सीसीआई ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम के रेगुलेशंस को देखा, के प्रोविजंस को देखा, और उल्लंघन के लिए समय समय पर ये जो व्यापार संघ है इन पर जुर्माने लगाए हैं, इन पर दिशा निर्देश लागू किए हैं। इनको कहा गया है कि भाई आप जो है मीटिंग करते हैं तो मीटिंग में
जो कहते हैं सोच समझ के कहिए, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ मिनट किया या मिनट नहीं किया तो वो जो है बाहर तक बात किस तरह से पहुंचती है, क्या प्लेयर उसका क्या मतलब निकालता है, बड़े ध्यान से देखिए। और सीसीआई ने पाया है कि व्यापार संघ प्रतियोगियों के बीच वाणिज्यिक निर्णय यानी कि कमर्शियल डिसीजंस को समन्वय करवा देते हैं, बड़े आसानी से करवा सकते हैं। एक मीटिंग ही तो बुलानी है, एक बहुत सुविधाजनक कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से ये काम कर सकते हैं। मित्रों, व्यापार संघ और उनके सदस्यों के अधिनियम की धारा 3 के अनुपालन का आंकलन करने में सावधानी बरतनी चाहिए। जो कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 3, विशेष रूप से जो मैंने कहा बैठकों की जो कार्रवाई है, जो आपने सदस्यों को जानकारी दी है, मान लीजिए सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की मीटिंग हुई और उसमें एयरटेल भी आया और वोडाफोन भी आया और उसमें कुछ ऐसा कहा गया, वो बड़े ध्यान से कहना पड़ता। और क्या आपने उस बैठक में जानकारी साझा की? तो व्यापार संघों के कुछ घटक दस्तावेज हैं, कुछ शर्तें हैं, उनमें भी संशोधन के आदेश दे दिए। उदाहरण के लिए अगर एक ही उद्यम का आपने सामूहिक बहिष्कार का निर्णय लिया है, कलेक्टिव बॉयकॉट का निर्णय लिया है, तो वो किस ओर आपको ले जा रहे हैं, वो क्या प्रूव कर रहे हैं एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस का। अगर आप कहते हैं कि नहीं XYZ इंडस्ट्री से हम माल नहीं खरीदेंगे। अच्छा मित्रों, कंपटीशन एक्ट ये भी कहता है कि अगर आप कह देते हैं कि किसी एक धर्म विशेष वाली कंपनी से आप माल नहीं खरीदेंगे, वो भी गलत है, वो संविधान के प्रति भी गलत है और वो जो है हमारे कंपटीशन एक्ट में भी उसके तहत एक प्रोविजन ये जो है आ जाता है। मित्रों, अब हम बात करेंगे ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल समझौतों की। ये वो समझौते हैं जो किए जाते हैं उन लोगों के बीच में जो चेन ऑफ प्रोडक्शन में एक दूसरे से ऊपर या नीचे जाकर बैठे। ये समकक्ष नहीं है, ये एक दूसरे के साथ या बराबर में नहीं बैठे। ये वो लोग नहीं है कि एक सीमेंट बना रहा है तो दूसरा भी सीमेंट बना रहा है। ये वो लोग हैं तो एक सीमेंट बना रहा है तो दूसरा शायद फ्लाई ऐश बना रहा हो, या एक सीमेंट बना रहा है तो दूसरा शायद फ्लैट बना रहा हो। देखिए, फ्लैट बनाने वाले बिल्डर को सीमेंट की आवश्यकता है और सीमेंट बनाने वाले को फ्लाई ऐश की आवश्यकता है, लाइमस्टोन की आवश्यकता है। तो इन दोनों में अगर कोई समझौता होता है, इन दोनों में या इन दोनों में या इन दोनों में, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल समझौता कहेंगे। उन उद्यमों के बीच ऐसे करार जो अप्रिशिएबल एडवर्स इंपैक्ट ऑन कंपटीशन को जन्म दे सकते हैं या दे रहे हैं, विभिन्न बाजार में उत्पादन श्रृंखला चेन ऑफ प्रोडक्शन के विभिन्न स्तरों पर ये स्थित हैं और भारत में प्रतिस्पर्धा पर इनके एक्शंस की वजह से AAEC हो रही है। इसमें क्या टाई इन अरेंजमेंट आता है, अनन्य आपूर्ति आता है। बहुत सारे जो फल के कंपनी हैं वो सीधे 5 स्टार होटल को बोलते हैं जी जितना चाहिए पाइनएप्पल बोल दो हम ला देंगे, जितना चाहिए ब्रेड हम ला देंगे। अनन्य विच मीन्स एक्सक्लूसिव सप्लाई, अनन्य वितरण, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, सौदे से इंकार, रिफ्यूजल टू डील, नहीं जी हम आपसे नहीं खरीदेंगे आपके धर्म के कारण, हम आपसे नहीं खरीदेंगे, हमने आपको बॉयकॉट किया हुआ है। पुनर्विक्रय मूल्य रख रखाव, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। मैंने आपसे कार खरीदी बट आपने मुझे कहा देखो इससे कम की मत बेचना, तुम्हें मैं दे रहा हूं 1 लाख रुपए की, बट इंश्योर करना कि तुम इसको 80,000 से कम पे नहीं बेचो। तो ये क्या है, रीसेल प्राइस को आपने मेंटेन करने की चेष्टा की। ऐसे समझौतों से AAEC हो रहा है या हो चुका है, संभावना है, इनको हम प्रतिबंधित करते हैं। टाई इन अरेंजमेंट, अनन्य आपूर्ति समझौते, अनन्य वितरण समझौते, सौदे से इंकार, पुनर्विक्रय मूल्य रख रखाव। मित्रों, ये कुछ ऐसे थे जिनकी हमने परिचर्चा की। मूल्यांकन का यह मानक विरोधी प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों का विश्लेषण करने के लिए हमें रूल ऑफ रीजन पद्धति से मेल खाता है। अब रूल ऑफ रीजन क्या है, हमें लॉजिक से देखना है और नकारात्मक
और सकारात्मक, किस एक्शन से प्रतिस्पर्धा पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़े और किस एक्शन से प्रतिस्पर्धा पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े, ये दोनों ही देखना है। दोनों ही को ध्यान में रखते हुए संतुलित तरह से अपना कार्य करना है, निष्कर्ष निकालना है कि क्या इस तरह के समझौतों से प्रतिस्पर्धा पे अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन पड़ता है या पड़ने वाला है या संभावना है। यदि ऐसा है तो फिर इसको रोकना होगा। अच्छा मित्रों, कुछ एक विशेष व्यवस्था, कुछ स्पेशल चीज जो यहाँ पे की गई है अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन की चर्चा में, एक बहुत ही विशिष्ट मामला आया। सिनेमा देखने वाले जो लोग थे, सिनेमा प्रेक्षकुला विनियोग दारुल संघ बनाम हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड, हिंदुस्तान कोका कोला हमने इसका नाम रख लिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मसला था वो ये था कि क्या सिनेमा ऑपरेटर कौन था? डीएलएफ और कोका कोला के बीच में करार हुआ, समझौता हुआ कि यही पानी देंगे और यही कोका कोला पिलाएंगे, शीतल पेय पिलाएंगे। शीतल पेय के उच्च अधिकतम मूल्य को निर्दिष्ट करने की प्रथा एक प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौता है, यह एक प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग है या दोनों है। इसका मतलब क्या हुआ मित्रों? कोका कोला 60 रुपए का है, पानी 20 रुपए का है। आपको यही पानी मिलेगा और यही कोका कोला मिलेगी मॉल में, और आपको ये देने पड़ेगी कोका कोला के लिए 100 रुपये और पानी के लिए 40 रुपये। ये जो मार्केट का रेट है वो नहीं मिलेगा, और खरीदने वाला एक ही पर्सन है, जो बेचने वाला है वो एक ही पर्सन है, और खरीदने वाले को अगर पानी चाहिए तो उसको 40 रुपये अदा करने को तैयार रहना चाहिए, और कोका कोला चाहिए तो 60 रुपये अदा करने की जगह 100 रुपये अदा करने को तैयार रहना चाहिए। सो क्या ये एक अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है? क्या ये प्रतिस्पर्धा विरोधी है या क्या ये दोनों है? इस पे आप परिचर्चा करेंगे। सीसीआई ने पाया कि ये बाजार में ना तो सिनेमा ऑपरेटर यानी डीएलएफ का दबदबा है और ना ही कोका कोला का दबदबा है। दबदबे के लिए हमने कहा ना कि वो 30%, जो यूरोपीय देशों में है, जो मैच्योर्ड ज्यूरिस्डिक्शन में है, वो 30% की बात करते हैं। अब हमारे यहाँ 30% का रूल कहीं अंकित तो नहीं है, बट सीसीआई पाता है कि सिनेमा डीएलएफ के कितने हैं? 600 में से डीएलएफ के मुश्किल से 50 थिएटर होंगे, तो 6-7% उसका मार्केट शेयर है, तो वो 30% कैसे हुआ? सिमिलरली मार्केट में कोका कोला का शेयर कितना होगा? सीसीआई ने निष्कर्ष निकाला कि ये जो विचाराधीन अनन्य आपूर्ति समझौते हैं उसमें भारत पर एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारे भारतीयों को तो सिनेमा जाना 600 रुपये और 100 रुपये की कोका कोला पीना और 60 रुपये के पानी में कोई दिलचस्पी है ही नहीं 99% भारतीयों को। और नेटफ्लिक्स वगैरह ओटीटी आने के बाद तो शायद 99.5% को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हॉल में जाके पिक्चर देखें या कुछ खाएं। तो अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट इसको नहीं कहा जा सकता। अगर आप इसको मान भी लें कि ये जो है ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है, बट फिर भी इससे अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ये कहते हैं कि समझौता जो है केवल 4 महीने के लिए था। जो करार था डीएलएफ और कोका कोला के बीच में वो 4 महीने के लिए था। उन 4 महीने में भी 30 दिनों का नोटिस देकर कोई भी पक्ष अग्रीमेंट से बाहर निकल सकता था। सो ये जो कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट था ये नहीं था, ये इनकम्प्लीटेड था, ये इनकम्प्लीट या अपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट था। सो प्रतियोगियों को बाजार से वंचित रखने वाला कॉन्ट्रैक्ट इसको हम नहीं कह सकते। मित्रों अब हम आपको एक वाद के थ्रू ये बात फिर पढ़ाने के प्रयास करेंगे। जिंदल स्टील एंड पावर बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इस्पात मंत्रालय इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है। और क्या था कि भारतीय रेलवे को रेल की पटरी की आवश्यकता होती है, इसको हम कहते हैं लॉन्ग
रेल स्टील। जिंदल स्टील ने जब से रेल की पटरी बनानी शुरू की, उसके पहले केवल एक ही व्यक्ति था भारत में जिसके पास ये कैपेबिलिटी थी, और वो थी सेल। इस तरह का स्टील बना दें, नहीं तो पहले ये इंपोर्ट होता था। फिर सेल ने भारतवर्ष में बनाना शुरू कर दिया लॉन्ग रेल स्टील। फिर जिंदल ने भी बनाना शुरू कर दिया। अब जिंदल कहता है जो भारतीय रेल और सेल के बीच जो भारत रेल की पटरी बनाने का अनुबंध है, विशेष आपूर्ति का समझौता है, ये अधिनियम की धारा 3 को खंडित करता है, उल्लंघित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप न्यू एंट्रेंट्स इन द मार्केट, नए प्रवेशकों जैसे कि जिंदल, उनको मार्केट में आने की दिक्कत आ रही थी, क्योंकि खरीदने वाला भी एक ही है और बेचने वाला भी एक है। तो ये मोनोपोली वाला मार्केट हो गया। खरीदने वाला कौन? भारतीय रेल। बेचने वाला कौन? सेल। सीसीआई ने पाया कि ये जो लॉन्ग रेल स्टील है, इसकी आपूर्ति के लिए जो बाजार है, ये प्रासंगिक बाजार है। पूरे भारत में प्रासंगिक टेक्नोलॉजी की जो विशेषताएं हैं, उसके अनुरूप है मित्रों। इंडियन रेलवेज का लंबे समय से एकाधिकार रहा है, एक ही खरीदार है, और सेल लंबे समय से एकाधिकार रहा है विक्रेता के रूप में। और कोई दूसरा व्यक्ति जो इस तरह के स्टील को विकसित करने की अनुमति, उसकी कैपेबिलिटी नहीं थी मित्रों। सीसीआई ने विचार रखते हुए कहा कि ये अनन्य समझौता प्रतिस्पर्धा विरोधी है, क्योंकि इसमें जिंदल जैसे जो नए एंट्रेंट्स हैं उनके लिए मौका नहीं है। जो नए मार्केट के सहभागी हैं, जो नए मार्केट के कॉम्पिटिटर्स हैं, जो नए मार्केट के प्लेयर्स हैं, उनको आप अपने साथ सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। सीसीआई ने आर्थिक विश्लेषण किया और पाया कि एक दीर्घकालिक मूल्य और मात्रा समझौता, लॉन्ग टर्म वैल्यू एंड क्वांटिटी अग्रीमेंट, जो पूर्ण है, ये देखिए, जो पूर्ण है, जो कंप्लीट है, ना कि जो इनकम्प्लीट है, सभी संभावित सहभागियों के बीच ये सामान्य ज्ञान है। प्रकृति में स्वाभाविक रूप से इसका बहिष्करण नहीं है। भले ही समझौता द्विपक्षीय हो, भले ही समझौता जो है एकाधिकारवादियों के बीच हो, पर फिर भी उस समझौते की वैल्यू रहेगी मित्रों। उस समझौते को, क्योंकि वो अपूर्ण है, उसको एंटी कॉम्पिटिटिव नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि पूर्ण अनुबंध की आवश्यक शर्तें ये हैं, निम्नांकित 3। पहला, कोई विशिष्ट अवधि है क्या उसकी, कि 1 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2025 तक वो रहेगा। संविदा की समीक्षा प्रक्रिया, किस तरह से उसकी समीक्षा हो रही है कॉन्ट्रैक्ट की, और किसी भी पार्टी के लिए एग्जिस्ट क्लॉज होना चाहिए। इन तीनों टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2 और टेस्ट नंबर 3 को अगर हम इस केस में लगाएंगे तो ये पूरी तरह से अनुबंध जो है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इंडियन रेलवेज और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में, ये पूरी तरह से ठीक है, पूरी तरह से इनकम्प्लीट है। इसलिए अगर इनकम्प्लीट है तो इसमें आप कैसे कोई रोक लगा सकते हैं। मित्रों, अब हम थोड़ी सी टाई इन व्यवस्था, टाई इन अरेंजमेंट्स की बात करेंगे। तो जैसा हमने पहले आपको बताया, टाई इन के साथ क्या होता है, कोई ऐसी वस्तु जो आप नहीं लेना चाहते हैं आपको लेनी पड़ जाती है। अच्छा, कई बार जब लोग बताते हैं कि आप 100 रुपये किलो चावल ले लो और 200 रुपये का 3 किलो ले लो, क्या वो टाई इन है? आपको जरूरत तो 1 किलो की है, पर आप लालच में जो है 3 किलो ले रहे हैं कि भाई मुझे तो 66 रुपये का पड़ जाएगा, वैसे 100 रुपये का पड़ता है। मित्रों, बाहर के कई देशों में ऐसा इसको माना गया है कि ये भी टाई इन है, पर हमारे देश में इसको नहीं मानते हैं। ये एक वाद है जिसके थ्रू मैं आपको थोड़ा सिखाना चाह रहा हूँ। IELTS, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एजेंसी है, कंपनी है जो इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट ऑर्गेनाइज करता है, और उस टेस्ट के बेसिस पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो विभिन्न देशों में जा सकते हैं। इंग्लिश
का जो स्तर है वो ऑस्ट्रेलिया में अलग है, इंग्लैंड में अलग है, यूएस में अलग है, उनके रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग है। सो जो भारत में लोग अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, लिखते हैं, वो आमतौर पे ये सारे पास कर लेते हैं, पर कई लोग नहीं कर पाते हैं और उन लोगों को बाहर सेटल होने में, बाहर जाके काम करने में रुचि होती। तो IELTS वाले वाद में शिकायतकर्ता ऑस्ट्रेलिया में अध्ययन करने के लिए इच्छुक जो छात्र थे उनके लिए कंसल्टेंसी यानी कि परामर्श सेवाएं लेकर आए थे। आरोप लगा कि क्योंकि ये IELTS ऐसी सेवाएं मुफ्त में दे रहा था तो इससे इनका बाजार प्रभावित होगा। ये जो सेवाएं हैं ये मुफ्त सेवाएं हैं, ये टाई इन अरेंजमेंट है। CCI कहता है खरीद की शर्त के रूप में टाई इन व्यवस्था में क्रेता यानी कि जो बायर है से कोई सेलर से कोई अन्य वस्तु खरीदने के लिए भी कहा जाता है, पर यहां तो ऐसा नहीं हो रहा। यहां ये अपने आप आपको कोचिंग दे रहे हैं। आपको नहीं चाहिए, कंसल्टेंसी नहीं चाहिए तो आप मत लीजिए, पैसे आपसे नहीं लिए जाएंगे। प्रतिस्पर्धा कानून के उल्लंघन के रूप में माने जाने वाले टाई इन अरेंजमेंट के पीछे मूल दर्शन यह है कि उपभोक्ता को परेशान नहीं होना चाहिए एक ऐसी वस्तु को लेने के लिए जो वो चाहता नहीं है लेना। एक बंधी हुई वस्तु, टाइड गुड्स। क्या होता है, एक टाइड गुड होगी और एक टाइंग गुड होगी। बांधने वाली और बंधी हुई। तो ये तो बंधी हुई हो गई, ये बांधने वाली। अब अगर हम कंप्यूटर का उदाहरण लेंगे और एंटीवायरस का उदाहरण लेंगे तो कंप्यूटर के साथ आपने उच्च कोटि का कंप्यूटर लिया, उसके साथ आपको मजबूरी में घटिया क्वालिटी का, घटिया कोटि का एंटीवायरस लेना पड़ गया। टाइन का एक और अन्य प्रभाव है मित्रों कि उससे जो है एक कम गुणवत्ता वाला घटिया क्वालिटी का उत्पाद राइडरशिप के कारण एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट की पीठ पर बैठकर तुलना में मार्केट में अधिक हिस्सेदारी ले गया जो वो उसको डिजर्व नहीं करता। उसको बस अपॉर्चुनिटी इसलिए मिल गई क्योंकि वो टाइड गुड्स है, टाइंग गुड के साथ बंध के चला गया। CCI मानता है कि प्रतिस्पर्धा विरोधी आचरण का कोई सबूत यहां पे नहीं मिला, उपभोक्ताओं को लाभ रहा, इसलिए उन्होंने इसको अलाउ कर दिया CCI वर्सेस सेल के केस में। मित्रों, मैंने आपसे डी मिनिमिस का पहले जिक्र किया था और ये भी कहा था कि यूरोपियन यूनियन में कहते हैं कि कम से कम 30% की हिस्सेदारी तो दोनों पक्षों के पास हो, तब तो जाके एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन हो। सो ये कुछ जो परिपक्व मैच्योर ज्यूरिसडिक्शंस हैं उन्होंने डी मिनिमिस को लेके रूल बना दिया है। हमारे यहाँ ऐसा कोई सीमा निर्दिष्ट नहीं है। CCI लेकिन कह चुका है कि एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट पढ़ने के लिए हमें यह देखना चाहिए कि जो दोनों पक्ष हैं उनके पास कुछ बाजार शक्ति है भी या नहीं। एक केस है ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन हाथरस बनाम ग्लोबल ऑटोमोबाइल्स एसोसिएशन। इस मामले में CCI ने पाया कि उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला, द सीरीज ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई के विभिन्न स्तर में प्रतिकूल प्रतिस्पर्धा तब प्रभावित हो सकती है जब समझौता से दोनों संस्थान के पास बाजार में कुछ बाजार शक्ति तो हो। अगर दोनों ही संस्थानों के पास मित्रों बाजार शक्ति ही नहीं है तो फिर AAEC नहीं हो सकती मित्रों। नॉट पॉसिबल विदाउट मार्केट पावर। बाजार शक्ति के अभाव में अप्रिशिएबल एडवर्स इंपैक्ट ऑन कंपटीशन नहीं हो सकता, ऐसा हमारा CCI कहता है मित्रों। CCI ने निष्कर्ष निकाला कि ये जो दोनों ही उद्यम हैं, चाहे ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन हाथरस है चाहे ग्लोबल ऑटोमोबाइल्स एसोसिएशन है, ये दोनों ही फ्रिंज खिलाड़ी हैं, बड़े छोटे छोटे से प्लेयर हैं।
इनमें से कोई किसी का खास बाजार में इंपैक्ट नहीं है तो AAEC नहीं हो सकता। मित्रों, ये जो मानक हैं इनका थोड़ा सा हम मूल्यांकन करेंगे। ये दो अलग अलग मानक निर्धारित किए गए हैं कि क्या कोई समझौता प्रतिस्पर्धा विरोधी है, एंटी कॉम्पिटिटिव है अथवा नहीं। पहला निर्धारित करता है कि कार्टेल सहित हॉरिजॉन्टल समझौते खंडन योग्य अनुमान के अधीन होंगे या नहीं, और दूसरा सभी प्रकार के क्षैतिज समझौते और सभी प्रकार के वर्टिकल समझौतों को रूल ऑफ रीजन के आधार पर विश्लेषण करता है। अधिनियम जो है संभावित या वास्तविक प्रतिस्पर्धा विरोधी आधार, संभावित या वास्तविक प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रभाव के आधार पर इफेक्ट बेस्ड दृष्टिकोण का अनुसरण करेगा। कुछ अन्य क्षेत्राधिकार जो हैं यूरोप में, वहां पे इफेक्ट बेस्ड दृष्टिकोण नहीं देखते, वो देखते हैं ऑब्जेक्ट और इफेक्ट। तो उनका जो रूल है वो और स्ट्रिक्ट हो जाता है। जैसे कि यूरोपियन यूनियन उन समझौतों पर प्रतिबंध लगाते हैं जो प्रतिस्पर्धा की रोकथाम, प्रतिस्पर्धा को रोक देते हैं या डिस्टॉर्ट करते हैं, विरूपण करते हैं, एप्रिशिएबल एडवर्स इंपैक्ट ऑन कंपटीशन पैदा होता है, उनके उद्देश्य या प्रभाव के रूप में अगर होगा इफेक्ट और ऑब्जेक्ट, उसको वो एंटी कॉम्पिटिटिव मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। तो मित्रों, ये हमारा जो कानून है उन समझौतों को दंडित नहीं करता जिनका आशय, जिनका उद्देश्य, जिनका पर्पस, जिनका ऑब्जेक्ट AAEC का निर्माण करना तो है, पर वो अंजाम तक नहीं पहुंच पाते। अगर यूरोपियन यूनियन में होगा आपका पर्पस एप्रिशिएबल एडवर्स इंपैक्ट ऑन कंपटीशन और आप अंजाम तक नहीं पहुंच पाएंगे तो आपको एंटी कॉम्पिटिटिव माना जाएगा, प्रतिस्पर्धा विरोधी माना जाएगा। पर भारतवर्ष में ऐसा नहीं है। आपका पर्पस कुछ भी हो, अगर आप वहां तक पहुंच नहीं पाए तो आप सजा मुक्त रहेंगे, दोष मुक्त रहेंगे। मित्रों, हमने कहा जब भी कुछ इशू आता है सर्वप्रथम हमें प्रासंगिक बाजार का जो निर्धारण करना पड़ता है वो आवश्यक है। ये ध्यान में रखना है कि कोई भी बर्ताव, कोई भी प्रैक्टिस एक एप्रिशिएबल एडवर्स इम्पैक्ट पैदा कर रही है या नहीं। तो इसके लिए हम जो है उत्पाद बाजार को देखेंगे, भौगोलिक बाजार को देखेंगे। जो अधिनियम कुछ कारक निर्दिष्ट करता है जिनके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं। प्रासंगिक उत्पाद बाजार का निर्धारण करते समय हमें क्या देखना है? भौतिक विशेषताओं या माल का अंतिम उपयोग, जो उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसका एंड पर्पस है, जो उसकी कीमत है माल की या सेवाओं की, जो उपभोक्ताओं की प्रेफरेंसेस हैं, जो प्राथमिकताएं हैं, और जो उसका वर्गीकरण किया गया है, इसके हिसाब से हम इसको प्रोडक्ट मार्केट को देखेंगे। इसी तरह जो भौगोलिक मार्केट है उसको देखने के लिए जो कारक हैं वो हैं स्थानीय विनिर्देश यानी कि स्पेसिफिकेशंस, आवश्यकताएं, पर्याप्त वितरण की सुविधाएं, परिवहन की कितनी लागत है और ग्राहक की क्या प्रतिबद्धताएं हैं, क्या प्रेफरेंसेस हैं, क्या प्राथमिकताएं हैं। ये कुछ चीज़ों के आधार पे हम प्रोडक्ट मार्केट, ज्योग्राफिकल मार्केट और प्रोडक्ट मार्केट का रेलिवेंट मार्केट का सृजन करते हैं। रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट, रेलिवेंट ज्योग्राफिकल मार्केट और रेलिवेंट मार्केट फॉर द प्रोडक्ट। मित्रों, जो उद्यम की परिभाषा है, हमने कहा इसको बहुत व्यापक रूप दिया गया है। देखिए, जिंदल स्टील वाले मामले में कहा गया कि भारतीय रेल जो परिवहन का काम करती है ये संप्रभुता के क्षेत्र में नहीं आएगी, बल्कि ये एक उद्यम है। CCI ने तर्क दिया कि सार्वजनिक नीति का इस्तेमाल सेल जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के पक्ष में डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के लिए हम जस्टिफाई कर सकते हैं। कोर्ट ने इसको नहीं माना और कहते हैं कि नहीं, आप उद्यम की श्रेणी में आते हैं और आप एक PSU को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट कंपटीशन एक्ट में मित्रों नहीं दे सकते। मित्रों, दंड की बात करें तो प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौता होने की स्थिति में CCI क्या कर सकता है? पार्टियों को ऐसा समझौता बंद करना, पार्टियों को ऐसा आदेश देना कि भाई आप इस तरह के समझौतों में आगे से ना पड़ें, पार्टियों को बोलना कि प्रत्यक्ष संशोधन करें, चेंज करें अपने समझौते में,
पार्टियों को बोलना कि पिछले 3 वर्षों के औसत टर्नओवर तक 10% तक आपको हम पेनल्टी लगा सकते हैं। कार्टेल के केस में क्योंकि खतरा और अधिक है, जितने वर्षों तक ये समझौता चला मित्रों, टर्नओवर का 10% या लाभ का 3 गुना जो भी अधिक हो, दंड के रूप में लगाया जा सकता है। सीसीआई दंड लगाते समय एग्रेवेटिंग, मिटिगेटिंग यानी कि गंभीर या शमन कारकों पर विचार करेगा। अगर आपने इफेक्टिव कंप्लायंस प्रोग्राम लागू किया है, प्रभावी अनुपालन कार्यक्रम लागू किया है, तो ये देखा जा सकता है कि जुर्माना कितना होगा। और कार्टेल सहित किसी चीज़ में भी आप भाग लेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल कार्रवाई की जा सकती है। क्रिमिनल कार्रवाई का यहाँ प्रावधान नहीं है, केवल फाइन का प्रावधान है, आर्थिक रूप से फाइन का प्रावधान है। मित्रों, उदारता के नियम बन गए हैं, रेगुलेशंस बन गए हैं। कंपटीशन एक्ट के तहत 2009 में उदारता का जो एप्लीकेशन है आप फाइल कर सकते हैं। डीजी की रिपोर्ट आने से पहले, जब पता चल गया आप गड़बड़ी में लिप्त हैं, तब आप एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। जो भी एक ऑर्डर, एक सीक्वेंस स्थापित कर दिया गया है। जो पहला व्यक्ति बताता है कि मैं गड़बड़ में इन्वॉल्व हूं, मैं कार्टेल में इन्वॉल्व हूं, उसको हम कहते हैं वाइटल डिस्क्लोजर। तो उसे 100% जुर्माने में कमी दी जा सकती है। कोई दूसरा आदमी जो आके बताता है उस कार्टेल के बारे में, उसको हम 50% तक कमी दे सकते हैं और तीसरे आदमी को हम 30% तक कमी दे सकते हैं जुर्माने में। तो ये उदारता के प्रावधान है। मित्रों, जो सेक्टोरल ओवरलैप की हमने थोड़ी सी बात की, तो हम देखते हैं कि एरा, सीईआरसी, टीआरएआई इत्यादि के साथ कुछ सेक्टोरल ओवरलैप रहा है। मैंने आपसे पूर्व में धारा 62 के बारे में बात की कि वो कहती है कि किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, उनके अल्पीकरण या डेरोगेशन में नहीं होंगे। मित्रों, तो परिकल्पना तो है कि ऐसा होगा कि इसका जुरिस्डिक्शन, सीसीआई का जुरिस्डिक्शन और अन्य रेगुलेटर्स के जुरिस्डिक्शन में ओवरलैप आ सकता है। मित्रों, अगर मैं अपनी बात को सारांश रूप में बोलूं तो जो अप्रिशिएबल एडवर्स इम्पैक्ट है कंपटीशन पे, इसको हमने देखा है इस लेक्चर में। क्या क्या चीज़ें इसमें आ सकती हैं, किस तरह के इसमें प्रैक्टिसेस आती हैं। नीरज मल्होत्रा बनाम नॉर्थ दिल्ली पावर कॉरपोरेशन, नॉर्थ दिल्ली पावर लिमिटेड में जो है शिकायतकर्ता ने शिकायत की, आरोप लगाया कि जो तीनों बिजली कंपनियां हैं, यानी कि बीएसईएस राजधानी, बीएसईएस यमुना और टाटा पावर की है ये एनडीपीएल, न्यू दिल्ली पावर लिमिटेड। तो बीएसईएस राजधानी दक्षिण दिल्ली में और बीएसईएस यमुना जो है उत्तरी और पूर्व दिल्ली में सप्लाई करते हैं और एनडीपीएल भी उत्तरी दिल्ली में सप्लाई करते हैं। तो कहा गया कि ये 3 कंपनियां जो हैं, इन्होंने आपस में सांठगांठ की है। ये लोगों को तेज़ चलने वाले मीटर लगा के दे रहे हैं बिजली के, कंज्यूमर को अपनी पसंद का मीटर लगाने नहीं दे रहे। इसलिए जो मीटर बनाने वाली कंपनियां हैं उनका नुकसान हो रहा है। वो ये लोग जो हैं अपने एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो मार्केट में प्रभुत्व का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। शिकायतकर्ता के आरोप के परिणाम स्वरूप इसकी जांच हुई और वो कहते हैं कि नए एंट्रेंट्स को आप मार्केट में नहीं आने दे रहे हैं, आपका बिहेवियर कार्टेल जैसा है और भेदभावपूर्ण तरीके से आप मूल्य निर्धारण कर रहे हैं। तो अधिकार क्षेत्र संबंध में सीसीआई ने डीईआरसी, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग को पत्र लिखा और उन्होंने जवाब दिया कि देखिए, तकनीकी एरिया के हिसाब से देखें तो आपके पास इसका जुरिस्डिक्शन नहीं है, बट कंपटीशन से संबंधित मुद्दों पे आप पूरी तरह जांच कर सकते हैं और ऐसा ही इन्होंने किया और इस आधार पर शिकायतकर्ता के प्रश्नों का उन्होंने उत्तर देकर इसको मामले में अपनी रूलिंग दी। तो मित्रों, अभी हमने जो है कई सारे आज वाद के ज़रिए हमने एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के बारे में देखा, तरह तरह की एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के बारे में देखा। अगले लेक्चर में हम भारत में होने वाले अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, भारत में एएईसी
के बारे में और ज़्यादा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, वो हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा। आशा करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ज्ञानवर्धक रहा होगा। जल्दी आपसे फिर मिलेंगे स्वयं प्रभा चैनल नंबर 26 पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।